लास्ट वीडियो में हमने रिविट के बारे में थोड़ी बात करी थी, उसके टूल्स के बारे में बात करी थी, हेड के आकार के बारे में बात करी थी, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करी थी और उसकी अलग अलग पार्ट्स के नाम क्या कहते हैं उसके बारे में बात करी थी। आज थोड़ा सा हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, रिविट के डिज़ाइन के बारे में। इसके जॉइंट के डिज़ाइन कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमें क्या करना है, हमें दो सिरों को जोड़ना है या दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आपने वो रेल के पुल देखे, रेल के पुल में आपने देखा होगा आमतौर पे एक स्ट्रक्चर ये जा रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे खड़ा है, जैसे वो नदी के ऊपर रेल के पुल होते हैं ना, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर प्लेट लगाई जाती है। एक ऐसी, मतलब किसी भी शेप की एक प्लेट हो सकती है और यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी रिविटें लगी हुई होती हैं। तो हमने क्या करा, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ा रिविट के साथ। ये डिज़ाइन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। हमें दो पार्ट्स को, ये अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट था, तो कभी कभी तो दो अलग अलग पार्ट को जोड़ना पड़ता है। मान लीजिए मुझे एक घुमा के कोई सिलेंड्रिकल जॉब है ऐसा, और यहाँ पर वो जॉइंट लगाना है, मतलब जॉब एक ही है लेकिन उसके किनारों को आपस में बांधना है रिविट से। ये भी तो हो सकता है ना। तो या तो किनारों को बांध रहे होंगे हम, या दो अलग अलग पार्ट्स को बांध रहे होंगे रिविट में। तब हमारे पास कैसे कैसे डिज़ाइन आते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा, जब जॉइंट्स के बारे में, सीम के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार की सीम जॉइंट, एक होता है लैप और एक होता है बट जॉइंट। और रिविट में हम ये दोनों ही प्रकार के जॉइंट्स लगा देते हैं। इसका ज़रा मतलब समझो, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के गोद में आके बैठ जाए, लैप मतलब क्या होता है, गोद। एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट ये है, इन दोनों पे जॉइंट लगाना है, तो हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख दिया, ओवरलैप हो गई ना। अब इस इलाके में जहाँ पर ये ओवरलैप हो रही है, यहाँ पर हम रिविट से इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाती है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो लैप जॉइंट आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसको प्लेट की तरह से आपको बनाना चाहूँ तो ये प्लेट लंबी लंबी होंगी, ऐसी ऐसी बेटा, ठीक है? समझ में आ गई आपको बात? एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर है और हम इस जगह यहाँ पर रिविटिंग करेंगे, तब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक? इसको लैप जॉइंट कहेंगे। बट जॉइंट तब होता है जब ये ऊपर नहीं चढ़ती, आमने सामने आके बैठ जाती है, मतलब थिकनेस पे आकर मिल जाती है। ऐसे भी तो जॉइंट लगाने पड़ सकते हैं आपको। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इसको आपको ऐसे जोड़ना है, ओवरलैप नहीं करना है, ऐसे जोड़ना है। तब क्या करेंगे, तब हम ऊपर एक अलग से प्लेट लगाकर और फिर दोनों तरफ रिविटिंग करके जोड़ देते हैं, तो वो भी डिज़ाइन होता है। आपको अभी ये समझना है, इसको कहते हैं बट जॉइंट, जब दोनों प्लेट अपने किनारों पर आके ऐसे जुड़ेंगी, और इसको कहते हैं लैप जॉइंट, जब एक सिरा दूसरे सिरे के ऊपर आ जाएगा। अब पहले हम लैप जॉइंट की बात करेंगे। लैप जॉइंट कैसे कैसे लग सकते हैं। ऊपर से देखने में ये प्लेट आपको ऐसी लग रही है, एक प्लेट ये आ रही है इधर से और एक प्लेट ये आ रही है इधर से, मतलब आपको ये ऐसे दिखाई दे रही है। इधर से एक प्लेट आई, वो यहाँ तक आई है, उधर से प्लेट आई है, वो यहाँ तक आई है बेटा, ऐसे। नीचे वाली प्लेट यहाँ तक ओवरलैप हो रही है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर इसको आप इस साइड से देखेंगे, थोड़ा ड्राइंग का भी देख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आपको आमतौर पर चित्र ये ऐसे दिखाई देगा बेटा। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये चित्र आपको ऐसा दिखाई देगा। एक प्लेट ये है ऊपर वाली, ये मान लीजिए ऊपर वाली है, ये यहाँ तक आई इस किनारे तक, और नीचे वाली प्लेट का किनारा यहाँ तक आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है जी? ठीक है। ये कौन सा जॉइंट है? लैप जॉइंट। ये तो समझ गए ना आप, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप हो रही है, राइट? ओके। अब हो सकता है मैं यहाँ पर रिविट लगाऊं सिंगल रो में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, रिविट का एक सर ये, एक ये, और बीच में रिविट, दोनों को बांधते हुए ऐसे कीलक दिखाई दे रहा है ना। आपको ऐसे एग्जाम में आएगा, ऐसी ड्राइंग आएगी, उसमें एक प्लेट पे ऐसे हैचिंग हो रही होगी और एक प्लेट पे ऐसे हैचिंग हो रही होगी, दो प्लेट अलग दिखाने के लिए ऐसे हो रही होगी आपके पास, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? पहले तरीके का जॉइंट, लैप जॉइंट की बात कर रहा हूँ। सिंगल रो, सिंगल रो, एक रो है, सिंगल रो लैप जॉइंट। ये बात समझ में आ गई? हो सकता है हमने यहाँ पर दो रो लगाई हूँ, कुछ ऐसे। यहां पर आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा ये जॉइंट? कोई शक? अब ये दो रो हो गई ना बेटा, समझ में आ गई बेटा? इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? डबल रो चेन। चेन क्यों लिखा अभी बता रहा हूं। डबल रो, ये तो समझ में आ गया डबल रो, क्योंकि दो रो हैं हमारे पास, दो पंक्तियां हैं रिविट की, जो हमने एक पंक्ति ये लगाई, दो पंक्ति लगाई। लैप जॉइंट भी आपको समझ में आ गया क्योंकि एक प्लेट दूसरे के ऊपर चल रही है। डबल रो समझ में आ गया क्योंकि दो पंक्तियां लगाई हुई है। चेन क्यों लिखा? क्योंकि दोनों पंक्तियां आमने सामने हैं। इसका एक और जॉइंट बनता है, अगला बता रहा हूं वो, तब आप समझ जाएंगे। इसको चेन कहेंगे, डबल रो चेन लैप जॉइंट। समझ में आ गई बात? अगला, डबल रो चेन की जगह हो जाएगा जिग जैग। ये कैसे होता है? नीचे वाली ड्राइंग तो ऐसी रहेगी, ऊपर वाली ड्राइंग में हम एक रो को दूसरी रो की से ऑफसेट कर देते हैं बेटा, ऐसे। मतलब इन दोनों होल के बीच में ये होल है
इन दोनों होल के बीच में ये होल है, ऐसे ये जिग जैग पिच पे आती है, जिग जैग पिच, इसको कहते हैं जिग जैग पिच। पिच किसको कहते हैं? बराबर बराबर वाले दो होल के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, सेंटर की दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये पिच जिग जैग है तो हम उसको डबल रो जिग जैग लैप जॉइंट कहेंगे। डबल पंक्तियां तो दिखाई दे रही हैं, लैप जॉइंट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चेन नहीं है, ये जिग जैग वाला डिजाइन है। तो लैप जॉइंट में तो ये 3 डिजाइन है। ये कौन सा डिजाइन था? 3। पहला कौन सा बताया? सिंगल रो। डबल रो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक चेन वाला लैप जॉइंट और एक जिग जैग वाला बट जॉइंट। बट जॉइंट में प्लेटें किनारों पे आके आमने सामने बैठेगी, थिकनेस से थिकनेस मिल जाएगी उनकी, ठीक है। हम किस तरीके की बात कर रहे हैं? एक प्लेट ये है आपकी, दूसरी प्लेट ये है आपकी, ठीक। ऊपर से दिखाया, मतलब ये थिकनेस इसकी ये होंगी बेटा, ऐसे, ये वाली बात कर रहा हूं मैं। अब अगर इसको ऊपर से या नीचे से देखेंगे तो ये आपको जॉइंट कैसा दिखाई देगा? उसमें तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, इसमें कैसा दिखाई देगा? ऐसा। एक प्लेट ये रखी है आपकी और उसके मुंह पे आके दूसरी प्लेट ये रख दी आपने। ये वाला जॉइंट लगाना है, रिविट से लगाना है। तब रिविट ऐसे तो नहीं लग सकती, कोई तरीका नहीं बनता। हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक स्ट्रैप प्लेट, कवर प्लेट, कुछ भी कह लो आप, लगानी पड़ेगी, जो आधी इस वाली प्लेट पे चढ़ रही हो, आधी इस वाली प्लेट पे चढ़ रही हो। ये बात समझ में आ रही है? नीचे से, मतलब ऊपर से देखने में कैसी लगेगी? ये लग रही है वो आपकी प्लेट यहाँ पर इतनी बड़ी। अब हमने क्या करा? इस प्लेट के साथ और नीचे वाली प्लेट के साथ एक रो तो यहाँ बना दी और एक इधर। तो इस सिंगल प्लेट ने जो ऊपर लगी हुई है उसने आधी तरफ तो इधर पकड़ लिया, आधी तरफ इधर पकड़ लिया, दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर? नीचे देखने में आपको ये ड्राइंग कैसी दिखाई देगी? ऐसी। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ ये बात गौर करना, हमने प्लेट एक तरफ लगाई है, एक तरफ लगाई है। इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे? सिंगल प्लेट बट जॉइंट। ऐसा भी हो सकता है हमने पीछे भी एक प्लेट लगाई हो यहाँ पर, मतलब हमने डबल प्लेट के साथ लगाई हो इसको। तो अब ये डिज़ाइन कैसा दिखाई देगा आपको? अब वो हेड यहाँ बन रहा होगा दूसरी प्लेट के बाहर। तो आपको आमतौर पर सवाल ये पूछा जाएगा चित्र दिखा के कि इस डिज़ाइन का नाम बताएं, और नीचे 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा इसका सही नाम क्या है। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लेट लग रही है तो डबल प्लेट लिखा होगा, डबल प्लेट लिखा हो सकता है, या डबल स्ट्रैप प्लेट भी लिखा हो सकता है, डबल स्ट्रैप भी लिखा हो सकता है। उसका मतलब यही होता है दोनों तरफ प्लेट लगा रखी है आपने, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दूँ, ये कुछ ऐसी दिखाई देगी प्लेट आपको यहाँ पर। अब ठीक है, एक प्लेट मोटी सी इधर को आ गई, एक प्लेट उधर को चली गई, ठीक। अब जरा इस रिवेट की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। मैं ये होल, ये रिवेट कम से कम कितनी दूरी पे लगी होनी चाहिए इस किनारे से? इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अगर नहीं रखोगे तो क्या क्या दोष आ जाएंगे? इस तरह की और बातें कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये एक प्लेट ये है नीचे वाली बेटा, ये तो समझ में आ रही होगी आपको। एक प्लेट ऊपर वाली ये है, और कोई बता सकता है जॉइंट का नाम क्या है? डबल रो लैप जॉइंट। ये तो पक्का दिखाई दे रहा है, ओके। हमें ये भी पता है, सॉरी ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ऐसे रहता है, ओके। रिवेट का डायमीटर, रिवेट का डायमीटर मान लीजिए d है, और प्लेट की थिकनेस, प्लेट थिकनेस मान लीजिए t है, t। और रिवेट का डायमीटर कौन सा होता है बेटा? मान लीजिए ये आपकी रिवेट है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ उसको, ये आपकी स्नैप हेड रिवेट बना दी मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा टेल बना रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डायमीटर। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर। डायमीटर होता है इसकी बॉडी का डायमीटर, यहाँ का डायमीटर नहीं होता, ना टेल का डायमीटर होता है, इसकी बॉडी का डायमीटर होता है वो, ठीक है। तो पहली हमारे सामने दिक्कत ये है कि इस रिवेट को इस किनारे से या इस रिवेट को इस वाले किनारे से कितनी दूर पे रखा जाए, ये सवाल आ सकता है बेटा, है ना। मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे तो रिवेट में बहुत बड़ा एक चैप्टर हो सकता है रिवेट का, हम बहुत सारी चीज़ें रिवेट के बारे में जान सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो आपके कोर्स में है, सिलेबस में है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जा सकता है कि रिवेट का ये जो सेंटर है ये डिस्टेंस कितना होगा। इसको आप मिनिमम 2D रखेंगे। क्या रखेंगे भाई? इस डायमीटर का, कहाँ गया वो डायमीटर? ये वाला जो डायमीटर है, ये मैंने मिटा दिया। रिवेट का जो बॉडी का डायमीटर है उससे दुगना डिस्टेंस, मतलब आप ऐसा समझें आधा डायमीटर तो ये चला गया, तो कम से कम 1.5 डायमीटर की जगह होल के बाद बचनी चाहिए कम से कम, ठीक। अगर नहीं बचेगी तो क्या होगा? नहीं बचेगी तो ये हो जाएगा, बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका किनारा था, यहाँ आपने रिवेट लगाई, तो ये किनारा यहाँ से ऐसे फट जाएगा, चिर जाएगा। अगर आपने इसके डायमीटर से दुगना ये डिस्टेंस नहीं रखा, ये डिस्टेंस कौन सा है? सेंटर से किनारे का है।
एज से किनारे का नहीं है, सेंटर से किनारे का है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। दूसरा हमें जो याद रखना है, इन दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस, मतलब दो रिविट आपस में कितनी दूरी पे होंगी, वो हमेशा होगा 3d, डायमीटर का 3 गुना होगा। एक डायमीटर तो ये गया, आधा यहाँ से आधा यहाँ से, तो बीच में 2 डायमीटर जितनी जगह बचनी चाहिए इनके बीच में। नहीं बचेगी तो क्या होगा? नहीं बचेगी तो ये प्लेट इन दोनों के बीच में से चिर जाएगी। बात समझ में आ गई? एक और समस्या आ सकती है, ये तो हुआ कम से कम इतना दूरी रखनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी रख सकते हो? आपको कम से कम तो समझ में आ गया, कम से कम रखोगे, उससे कम रखोगे तो चिर जाएगी बीच की प्लेट। ज़्यादा रखने में क्या प्रॉब्लम आएगी? ज़्यादा रखने में प्रॉब्लम ये आती है, मान लीजिए आपकी एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये है, एक रिविट आपने ये लगाई यहाँ पर और एक बहुत दूर लगा दी, मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा दूर लगा दी। तो जब लोड पड़ेगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये प्लेट बीच में से ऐसे ऐंठ जाए, मतलब बकलिंग हो जाए, उभर जाए, मुड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लगा सकते ना, वरना बीच का जो हमारी प्लेट जो जुड़ी हुई थी वो ऐसे उड़ जाएंगी, गैप आ जाए। ठीक है, गैप आ गया तो हमारा जो भी हमने बनाया कंटेनर उसमें से लीक नहीं होने लगेगा चीज़ें। बाल्टी में सोचो अगर एक तरफ रिविट लगी हुई है और उनके बीच में गैप आ जाए तो वहाँ से पानी नहीं निकलने शुरू हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम दूरी, अब मैं इसको लिख देता हूँ 2d, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिविट सेंटर एंड एज, मतलब किनारे से रिविट के सेंटर के बीच की दूरी 2d से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस 2d आपको मेंटेन करना है। 3d क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट रिविट, मतलब पड़ोसी रिविट के बीच की दूरी मिनिमम 3d रखनी पड़ेगी, वरना प्लेट आपकी चिर जाएगी। अब बात हुई मैक्सिमम डिस्टेंस की। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रिविट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, बराबर बराबर वाली, एडजेसेंट रिविट, इसको आप रखेंगे 24 टाइम्स थिकनेस। ध्यान रखना यहाँ मैंने डी नहीं लिखा, टी लिखा है भाई, वहाँ सारे डी लिखे हुए हैं, वो डी के हिसाब से चल रहा है कि इसका जितना भी डायमीटर है उसे दुगना यहाँ छोड़ दो, तिगना बीच में छोड़ दो। जो मोटे से मोटी आपकी प्लेट है उससे 24 गुने से ज़्यादा आप बीच की दूरी नहीं रखेंगे। हम शीट मेटल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1 mm की आपकी शीट है, ये 1 mm की शीट है, तो 2 रिविट के बीच का डिस्टेंस 24 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 mm मतलब 1 इंच से 1 mm कम, 1.5 mm कम, मतलब इतना डिस्टेंस अगर 1 mm की है, इससे ज़्यादा रखोगे तो बीच में प्लेट उठ जाएगी। बकलिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? बकलिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू अवॉइड बकलिंग। बकलिंग को हिंदी में ऐंठन कहेंगे, ऐसे मुड़ जाना, किसी चीज़ का मुड़ जाना, उसको बकलिंग कहेंगे। तो इसमें से सवाल आ सकते हैं कि किनारे से रिविट के सेंटर का डिस्टेंस मिनिमम कितना रखेंगे? आप कहेंगे 2d। 2 बराबर बराबर वाली रिविट के बीच का सेंटर मिनिमम कितना रखना चाहिए? आप कहेंगे 3d। ज़्यादा से ज़्यादा बकलिंग ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटर कितना रख सकते हैं? जितनी मोटी से मोटी प्लेट की थिकनेस है उसका 24 गुना। 2 बातें और रह जाती हैं बताने के लिए आपको। सिलेक्शन कैसे करें रिविट का? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, स्पेसिफिकेशन में हमें ये डायमीटर भी बताना पड़ेगा, भाई कितने डायमीटर की हमें रिविट चाहिए, दुकानदार को बताना पड़ेगा ना, और ये लंबाई भी बतानी पड़ेगी उसको। अभी बताऊंगा लंबाई छोटी बड़ी होने से क्या क्या दोष आते हैं, इसके बाद दोष ही बताने वाला हूँ। तो ये कैसे डिसाइड करें कि हमें डायमीटर कितना चाहिए? ये डिसाइड कैसे करें कि हमें डायमीटर कितना चाहिए? ये 2 प्लेट हैं आपकी जिन्हें जोड़ना है, या फिर बट जॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 प्लेट नहीं है जिनको जोड़ना है, इसके ऊपर जो प्लेट लगी है वो थिकनेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जॉइंट इन दोनों प्लेटों के बीच में लग रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हम थिकनेस इन दोनों प्लेटों की गिनेंगे जिसके अंदर से रिविट जा रही है। इन दोनों प्लेटों के अंदर से रिविट नहीं जा रही है एक साथ, एक रिविट इन दोनों के बीच में से नहीं जा रही है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो इसका डायमीटर, रिविट का डायमीटर जो भी इन दोनों में से मोटी प्लेट होगी, ये मान लीजिए T1 है, ये मान लीजिए T2 है, थिकनेस, एक की थिकनेस 1 mm है, एक की 1.5 mm है, तो हम 1.5 mm वाली को चुनेंगे डिज़ाइन करने के लिए, मोटी से मोटी जो भी आपकी प्लेट है उस। अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ आपको? डायमीटर ना, डायमीटर 2.5 से 3 गुना थिकनेस इतना रखा जाता है। और ये थिकनेस कौन सी है? मोटी वाली थिकनेस है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात? यानी कि अगर आपकी 2 mm की ये प्लेट है मोटी वाली, तो उसका 3 गुना 6 mm की आपको रिविट चाहिए होगी। डायमीटर पता चल गया हमें? डायमीटर तो पता चल गया, तो मैं लिख देता हूँ ये है डायमीटर। डायमीटर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? दुकानदार को जाने से पहले बताना तो पड़ेगा ना, हमें तो पता हो कि कौन से डायमीटर की, कितने डायमीटर की व्यास की, कितने व्यास की रिविट हमें चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए ना। वो कैसे निकलती है? जो भी आपकी मोटी वाली प्लेट है उसका 2.5 से 3 गुना ज़्यादा आपको व्यास रखना पड़ेगा रिविट का, उसे पतला नहीं रखेंगे। ठीक है, उसे ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप ऐसा समझो ना, जितना बड़ा आप होल करते चले जाओगे आपकी प्लेट को कमज़ोर करते जा रहे हो ना भाई, हमारी प्लेट भी तो कमज़ोर होती जा रही है। तो ज़्यादा भी नहीं रखते हम, इसी रेंज में रखते हैं उसका डायमीटर। अब दूसरी बात और रह गई लेंथ, इसकी लंबाई कितनी रखें? लंबाई होगी T1 प्लस T2। लंबाई इसकी हेड से नहीं ली जाती बेटा, सिर्फ यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई ली जाती है इसकी, ऊपर वाली लंबाई नहीं ली जाती, ठीक है ना। लंबाई सिर्फ ये ली जाती है रिविट की, टोटल लंबाई इसको कहते हैं रिविट की, ये है। अब ये कैसे डिसाइड होगा भाई, जितनी मोटी ये प्लेट है तो क्योंकि रिविट इसके अंदर से भी जाएगी, प्लस ऊपर वाली प्लेट जितनी मोटी है, यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरी तरफ हमें सिर भी तो बनाना है, थोड़ा सा बाहर भी तो निकलेगी, उसको पीट पीट के सिर बनाएंगे ना, तभी तो ये जाके दूसरी तरफ ऐसी बन जाएगी, पीट के गर्म कर देंगे। ये समझ में आ रही है ना बेटा? प्लस 1.5D ये है फॉर्मूला। लेंथ को हम कैसे लेंगे? समझो यहाँ पर D लिखा है, T नहीं लिखा है, सारी चीज़ें देख के करना बेटा बात, कहाँ T लिखा है कहाँ D लिखा है। ओके, ये वाली लंबाई जमा ये वाली लंबाई, और सिर कितने में बनेगा, जो भी इसकी मोटाई है उसका 1.5 गुना आपको लंबाई में अलाउंस देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अलाउंस दे दिया तो आपका ये सर यहाँ पर एक मटेरियल, अभी बता रहा हूँ वो दोष, ऐसा ऐसा बन जाएगा। कम दिया तो सिर छोटा बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, हमारा जॉइंट कमज़ोर बन जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं, सोचो रेल, उसके रेल धड़ाधड़ उसके ऊपर से जा रही है, उसकी रिविट टूटने लगे, एक भी अगर रिविट टूट जाती है, मान लो एक रिविट कमजोर होने की वजह से टूट गई, तो सोचो उसने जो लोड ले रखा था वो बाकी सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर कोई दूसरी टूटेगी, फिर कोई तीसरी टूटेगी, ऐसे पूरा जॉइंट क्रैक हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग खासतौर से ऐसी जगह जहाँ पर जान माल का खतरा हो। तुम्हें पता है बॉयलर में भी रिविट लगाई जाती है, बॉयलर के अंदर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बेटा, अगर वो फटने लगे बॉयलर तो बहुत जान माल का नुकसान हो जाएगा। तब हम बहुत मतलब जो करेक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, हम उसको फॉलो करते हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। बाल्टी वाल्टी में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ज़्यादा दूध बिखरेगा, पानी बिखर जाएगा, लेकिन जान मतलब जान का तो खतरा नहीं होना चाहिए ना किसी को। तो जब हम ऐसे आइटम बनाते हैं, और बनाते हैं हम रिविट से ऐसे आइटम, तब हम बहुत करेक्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ठीक, एक चीज़ और रह गई, उसको भी समझ लो। रिविट के और होल के बीच में कितना अलाउंस रखें, कितना क्लियरेंस रखें, गैप रखें। अगर छोटी रिविट है, मान लीजिए वो 10-12 mm तक की रिविट है, तो आप 0.5 mm क्लियरेंस रख सकते हैं डायमीटर पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपका होल है और ये उसके अंदर से रिविट आ रही है, मान लीजिए। वैसे रिविट में हैचिंग नहीं करते, लेकिन मैंने करके दिखा दिया। ये प्लेट का होल था बार बार, ये प्लेट का होल इस वाले होल से अगर ये 12 mm तक की है तो आधा mm बड़ा हो सकता है। आधा mm का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? 1/4 क्लियरेंस यहाँ आ गया, 1/4 क्लियरेंस यहाँ आ गया, चारों तरफ 1/4 क्लियरेंस आ जाएगा, तभी तो वो होल आधा mm बड़ा हुआ। 1/4 mm क्लियरेंस चारों तरफ आपने कर दिया, इतना क्लियरेंस दे सकते हैं, इससे नहीं। ठीक है, और अगर रिविट बड़ी है, इससे बड़ा डायमीटर है, ग्रेटर देन 12 है mm, तो ये क्लियरेंस आपका 1 या 1.5 mm तक हो सकता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप पूछना चाहेंगे कि साहब उसमें कितना रखते हैं? नट बोल्ट में, नट बोल्ट में ये क्लियरेंस हम 2.5 और 3 mm रखते हैं, ताकि आराम से बोल्ट उसके अंदर चला जाए बिना फंसे। रिविट में हम चाहते हैं कि हथौड़ी ठोक ठोक के इसको अंदर करना पड़े, ना तो बहुत जोर से हथौड़ी मारे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने ऊपर से छोड़ी और रिविट अंदर घुस गई। इतना नहीं चाहिए हमें क्लियरेंस, हमें बिल्कुल टाइट चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो क्लियरेंस है, जब दूसरी तरफ हम सिर बनाते हैं ना, तो इसकी बॉडी भी फैलती है, वो फैल के होल के बराबर हो जाती है। इससे ज़्यादा क्लियरेंस रखोगे तो गैप रह जाएगा बेटा। समझ में आ गई बात? अब आखिरी बात जो आज की रह गई डिज़ाइन में, उसके बाद ये रिविट का आपका चैप्टर मेरी तरफ से जो आपके सिलेबस में है वो पूरा हो जाता है। इससे ज़्यादा आप कुछ जानना चाहें, आपका स्वागत है, सवाल पूछें अपने, बताऊंगा, कोशिश करूंगा बताने की, पर इतना आपके सिलेबस में काफ़ी है और इतनी जानकारी हर एक इंसान को होनी चाहिए रिविट के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं इसके दोष की, यानी कि डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं जॉइंट में जब हम रिविट से जॉइंट लगाते हैं? पहला डिफेक्ट शेयरिंग, या इसको कहो प्लेट शेयरिंग बिटवीन का मतलब समझ में आ रहा है? बीच में, एज एंड रिविट। जो पहली रिविट है और जो एज है उसके बीच में आपकी प्लेट फट गई, वो तब होता है जब आपने 2D से कम रखा। मिनिमम बताया ना अभी, 2D इतना रखना पड़ेगा वरना किनारे की प्लेट फट जाएगी आपकी। तो एक डिफेक्ट तो ये आ सकता है कि प्लेट फट गई किनारे पे। दूसरा डिफेक्ट हो सकता है प्लेट शेयरिंग। शेयरिंग होता है मतलब चिर जाना, शेयर कहते हैं चिर जाना। भाई आप किसी चीज़ को 3 तरीके से तोड़ सकते हो बेटा, एक तो खींच के, एक भींच के और एक चीर के। तो चीर के तोड़ना बहुत आसान, मतलब किसी कागज़ को ऐसे फाड़ना चाहो आप, ऐसे अलग करना चाहो, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, लेकिन अगर ऐसे तो कम लगेगी। इसको शेयरिंग कहते हैं। ये बहुत कम होती है स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल में शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो प्लेट शेयर हो सकती है अगर आपने 2D से कम रखा वो डिस्टेंस। रिविट के बीच में यहाँ अगला कौन सा आया डिफेक्ट? बिटवीन 2 रिविट्स, 2 रिविट के बीच की प्लेट जो है वो क्रैक हो गई, चिर गई। वो कब होगा? जब आपने दोनों रिविट के बीच में 3D से कम डिस्टेंस रखा।
ठीक है ना, बहुत बराबर बराबर लगा दिया आपने अगर रिविट, तो इनके बीच की जो प्लेट है ये क्रैक हो जाएगी, हाँ फट जाएगी। तो ये भी हमारा डिफेक्ट हो गया ना। और क्या डिफेक्ट हो सकता है? डायामीटर क्लियरेंस टू मच, मतलब आपने होल से बहुत छोटी रिविट का डायामीटर, मतलब होल बड़ा कर दिया और रिविट का डायामीटर छोटा है आपका। वो आपको कैसा दिखेगा डिफेक्ट? रिविट का जो डायामीटर है वो बहुत छोटा है, होल का डायामीटर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ गौर करने की बात ये है कि होल अलाइनमेंट ठीक है, ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट पे जो लाइन लगी है वो बिल्कुल ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा कि होल इधर उधर हो गया है, होल तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर नीचे वाली प्लेट पे अलाइंड है, लेकिन उसके बीच में ये भागी जा रही है आपकी रिविट, मतलब बहुत पतली रिविट लगा दी आपने। तो ये डिफेक्ट है, ठीक है ना, ये आपका जॉइंट को जल्दी खराब कर देगा, बहुत जल्दी तोड़ देगा उसको। ये बात समझ में आ गई बेटा? और क्या हो सकता है डिफेक्ट? चौथा डिफेक्ट, होल्स मिस अलाइनमेंट। अच्छा, ऊपर वाले में आप ये भी पूछ सकते हो, ऐसा भी कोई डिफेक्ट हो सकता है जिसमें होल से बड़ी रिविट लगा दी हमने, ऐसा हो सकता है क्या? होल छोटा और उसमें बड़ी रिविट डालोगे कैसे? तो वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि वो होता नहीं है ना, आमतौर पर ऐसा डिफेक्ट आता नहीं है। दूसरा है होल्स मिस अलाइनमेंट, मतलब जो ऊपर नीचे वाली प्लेट में आपने इकट्ठे होल करे हैं लगाते हुए वो ऐसे दाएं बाएं हो गए हैं, वो कैसा दिखाई देगा आपको डिफेक्ट? और ये ड्राइंग जो, मतलब ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ, यही आएगा आपके पास इम्तिहान में, आपको बताना होगा ये डिफेक्ट का नाम क्या है, आपको उनमें से ही ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ लिखी हुई है चीज़, ठीक है। और इसकी भाषा कुछ और भी लिखी हो सकती है बेटा, इसकी भाषा कुछ और भी लिखी हो सकती है। वो कैसा दिखाई देगा आपको? ये मान लीजिए ऊपर वाली प्लेट है, ये मान लीजिए नीचे वाली प्लेट है, और इसमें होल आपको ये दिखाई दे रहा है, नीचे वाली प्लेट में आपको होल ये दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में आई बात? और यहां कहीं आपकी रिविट आ रही है ऐसे, रिविट के एक तरफ होल इधर की तरफ बढ़ा हुआ है, एक तरफ होल उधर की तरफ बढ़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं ऊपर वाली प्लेट के और नीचे वाली प्लेट में बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है ये होल, प्लेट खिसकी हुई है। तो मजबूरन रिविट को छोटे डायमीटर की डाल के हमने काम चला दिया उसको। ये डायमीटर छोटा डाला होगा ना आपने, तभी तो ये आई है, क्योंकि होल पूरा नहीं मिल रहा है आपको। भाई अगर होल, एक होल ये है और दूसरा होल ये है, तो इतनी जगह तो मिली आपको रिविट डालने की। ये ड्राइंग समझ में आ गई बेटा? ये बहुत गौर से देखना कि क्या डिफेक्ट हो रहा है। ऊपर से और नीचे से जो दो लाइनें आ रही हैं वो तो रिविट का डायमीटर है बेटा, और ये जो दो लाइनें होती हैं ऊपर वाले होल और नीचे वाले होल की होती है। बात समझ में आ रही है? इससे पहचानना पड़ेगा हमें डिफेक्ट क्या है। वो पूछेंगे ये डिफेक्ट का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा डिफेक्ट का नाम क्या है, ठीक? ये समझ में आ गया बेटा? अगला डिफेक्ट क्या हो सकता है? रिविट के ऊपर लंबाई में आपने अलाउंस बहुत ज़्यादा दे दिया, लेंथ अलाउंस हाई। अगर आपने जितनी लंबाई, वो मैंने बताया था ना, 1.5 गुना डायमीटर के होना चाहिए, एक थिकनेस दूसरी थिकनेस प्लस और जो बाहर निकलेगी वो 1.5 गुना इसकी डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा आपने उसमें अलाउंस दे रखा है, मतलब कील बहुत बाहर निकल गई है। अब जब उसका हेड बनाएंगे, ऊपर वाला हेड बना रहा हूँ मैं सिर्फ, तो वो हेड कुछ ऐसा बनेगा, मतलब जितने वो स्नैप में जगह थी उतना तो उसने हेड बना दिया बेचारे ने। अब बाकी मटेरियल तो नीचे की तरफ फैला हुआ दिखाई देगा ना आपको, समझ में आ गई बेट? अगर ऊपर वाले हेड में आपको इस तरीके की कोई शक्ल दिखाई दे रही है, इस तरह का कोई आकार दिखाई दे रहा है, ऐसे कायदे में ये ऐसा होना चाहिए था बिल्कुल। एक्स्ट्रा मटेरियल है तो जिसने भी इसका सिर बनाया है, जिस टूल ने, उसको स्नैप कहते हैं, उसने अपने हिसाब से तो सिर बना दिया ना इसका, लेकिन जो बचा हुआ मटेरियल है वो तो नीचे आपको फैला हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा? ये है लेंथ का अलाउंस बहुत ज़्यादा कर रखा है आपने। छठा डिफेक्ट क्या हो सकता है? लेंथ अलाउंस लो। आपने वो 1.5 गुना जो डायमीटर के ऊपर निकलने की जगह थी उसको आपने 1.5 से भी कम कर रखा है, तो हमें पूरा पदार्थ ही नहीं मिला उसका दूसरी तरफ हेड बनाने के लिए ना, तब आपको ये डिफेक्ट कैसा दिखाई देगा? अच्छा ये बताओ, मजेदार है नहीं ये बातें? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपको ऐसा तो शक हो सकता है कि इसको याद कौन रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको याद रखो, मैं ये कह रहा हूँ आप इसे बस समझो, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है ना? फिर एक बार वो समझ में आ गई जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी भाषा और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, याद रखने के प्रेशर में मत रहना, आपका सवाल सही होने वाला है, वो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। ये डर हमेशा लगेगा सबको, जो पहली बार सुनेगा इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगे। आप आज इस कहानी को मजे लेके सुनो, बस याद अपने आप रहेगी वो, ठीक? अगर बहुत कम आपने उसका अलाउंस रख दिया तो कैसा डिफेक्ट दिखाई देगा आपको? ये मान लीजिए एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, नीचे का जो रेडीमेड सर है वो तो ये है, ऊपर का जो आपने सर बनाया वो ऐसा बना दिया। समझ में आई? इसका एक जो रेडीमेड सर है वो तो बड़ा था, अब क्योंकि ऊपर जो अलाउंस निकलना था, जो आपको निकलना था 1.5D, ये थिकनेस जमा ये थिकनेस प्लस 1.5D ऊपर निकलनी थी ना, ये वो अलाउंस आपने कम दे दिया, तो जब इसका सिर बनाएंगे तो छोटा ही बनेगा ना सिर, उसको पूरा पदार्थ ही नहीं मिला ना इतना बड़ा सिर बनाने के लिए। तो हेड नॉट अलाइंड विद
होल सेंटर। अच्छा, आपको ये भी अजीब लग रहा होगा कि मैं सारी चीज़ें हिंदी में क्यों नहीं लिख रहा हूँ? बेटा, आपको मैं तैयार कर रहा हूँ व्यवसायों के लिए। आपको ये सारे नाम अलाउंसेस, क्लियरेंसेस, सेंटर, हेड, अलाइनमेंट, ये यही करने पड़ेंगे। आप अगर इसका शुद्ध हिंदी का नाम बोल दोगे, व्यवसाय में कोई नहीं समझ रहा है इसको, तो मैं आपको व्यवसाय के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बेटा? और ये अलाइनमेंट मतलब, अलाइनमेंट आप नहीं जानते हो? मोटरसाइकिल के टायर का अलाइनमेंट आपने नहीं करवाया? अलाइनमेंट आउट हो रहा है, चैन अगर अलाइनमेंट आउट हो गई तो चैन उतरने लगती है साइकिल की। अलाइनमेंट मतलब उसकी सीध, उसकी डोरी एक हो रही हो, ऊपर दोनों पार्ट्स एक लाइन में हो, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी जो आपका दोष है वो ये है कि सर और होल का सेंटर अलाइन नहीं है। वो कैसा दिखेगा आपको, वो भी बता देता हूँ। एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट आपकी ये है, होल बिल्कुल सही करा, आमने सामने है होल, इसमें तो कोई समस्या नहीं यहाँ तक। नीचे वाला जो सर बनाया वो भी बिल्कुल सही लगा दिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये हो गई कि या तो ये सिर ऐसा बन गया, मतलब एक तरफ कम और दूसरी तरफ ज़्यादा। ऐसा हो जाता है बेटा, वो तब होता है जब आपने ऊपर का स्नैप थोड़ा तिरछा तो चोट मार दी है, ठीक है ना, तो एक तरफ भाग जाता सिर। अब इस सिर की सेंटर लाइन तो है ये और होल की सेंटर लाइन है ये, मिसमैच हो गया ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और एक और भी हो सकता है कि ये सिर आपका थोड़ा सा ऐसा बन गया, ऐसा, तो एंगल पे बन गया, 90 डिग्री पे नहीं बना, मतलब सिर जो है वो बिल्कुल ऊपर ऐसे बैठना चाहिए था ना, वो थोड़ा तिरछा सा हो गया। ये तब होता है जब आपने टूल को सही नहीं रखा और चोट सीधी नहीं मारी उसके ऊपर, टेढ़ी लग गई। तो या तो ये एक तरफ हेड भाग जाएगा या हेड वहीं के वहीं घूम जाएगा, रहा तो ये सेंटर में ही, लेकिन वहाँ के वहाँ घूम गया थोड़ा सा हेड। एक तरफ चोट ज़्यादा लग गई, दूसरी तरफ चोट कम लग गई। तो ये दोष क्या होता है, हेड नॉट अलाइंड विद होल सेंटर। या तो सेंटर लाइन आपकी फर्क हो गई या फिर परपेंडिकुलरिटी फर्क हो गई, दोनों में से कोई सी एक चीज़ है। कोई सवाल है आपके आज की इस वीडियो में? तो फिर आज के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।